कप्तान आर्यन युद्ध के नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उनके अपने अनुमान थे और इस मोड़ पर कोई भी भावनात्मक फैसला लेना बुद्धिमानी नहीं थी। अगर वे अभी आम लोगों को बचाने की कोशिश करते तो विषखंजर के दुष्ट जादूगर सतर्क हो जाते और उनका मिशन अंततः विफल हो जाता। इसलिए उन्होंने इस स्थिति में कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम उठाने से परहेज किया। डॉक्टर मिंजो बस आह भर सके। कप्तान आर्यन के चेहरे के भाव देखकर वे स्थिति की गंभीरता समझ रहे थे। जादूगर सामान्य इंसानों से अलग थे। ये जादूगरों द्वारा शासित दुनिया थी और उन्हें अपने स्वार्थ से समझौता करने के लिए मनाना असंभव था। आज सुबह जब कप्तान आर्यन ने उनसे ये छोटा शहर छोड़ने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था, ये सोचे बिना कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। अब उन्हें डर था कि क्या कल सुबह तक ये शहर सुरक्षित भी रहेगा या नहीं। उन्हें कप्तान आर्यन की बात याद आई, शायद लाल नगर सुरक्षित है। कम से कम वहाँ ऐसी कोई घटना तो नहीं होगी। हर कोई रात के मिशन की तैयारी में व्यस्त था। कप्तान आर्यन डॉक्टर मिंजो के साथ बातचीत खत्म करके पास के एक खाली कमरे में खुद को तैयार करने चले गए। नीलपंख होटल की दूसरी मंजिल पर एक बड़े कमरे में एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा था, मानो सो रहा हो। वह विषखंजर का तीसरा स्तंभ स्तर 4 का जादूगर लखन था। निषिद्ध अनुसंधान के कारण उसके शरीर में उत्परिवर्तन हो चुका था। वह अधेड़ उम्र का था लेकिन दिखता बूढ़ा था। उसके गंजे सिर पर कुछ ग्रंथियां थीं जो लगातार एक विषाक्त तरल पदार्थ स्रावित कर रही थीं। उसने अपनी जादुई शक्ति से उस तरल को नियंत्रित किया और एक विशेष फ्लास्क में जमा करके अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख दिया। तभी उसकी घड़ी में एक नोटिफिकेशन आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह उठा और दीवार के पास गया। उसने दीवार पर दस्तक दी और वहां एक पीला जादुई घेरा उभर आया। ये घेरा केवल 3 स्तंभों के लिए ही था। नीलपंख होटल विषखंजर का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट को भी भनक नहीं थी। लखन ने अंदर कदम रखा और दीवार अपने आप बंद हो गई। उसने कमरे के बीच में जादुई घेरा सक्रिय किया। एक काली लबादा पहने व्यक्ति की छाया वहां प्रकट हुई। लखन ने एक भयानक हंसी हंस दी। उसकी आवाज की नसें उत्परिवर्तन के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और अस्थिर हो गया था। ये छाया विषखंजर के दूसरे कमांडर कपिल होफर की थी। कपिल होफर लखन की हंसी सुनकर थोड़ा परेशान हुआ। यह मिशन उसे सौंपा गया था लेकिन किसी अन्य काम में व्यस्त होने के कारण इसे लखन को दे दिया गया था। कपिल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस खेप में कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। कपिल लखन को नाराज नहीं करना चाहता था। लखन के उत्परिवर्तन के बाद से वह वास्तव में उससे डरता था। लखन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुटिल हंसी हंसता रहा। वह इस शहर में केवल एक अवशेष के लिए आया था जिसका उपयोग दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जा सकता था। अपने निषिद्ध प्रयोगों के बाद उसे भयंकर शारीरिक पीड़ा हो रही थी और उसे उस औषधि की आवश्यकता थी। लखन ने जादुई मंत्र पढ़कर हवा में अक्षर बनाए। हवा में शब्द तैरने लगे। ठीक है। कपिल ने राहत की सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तो उन न्याय के कुत्तों से सावधान रहना। मुझे खबर मिली है कि उन्होंने शहर में आने वाले ट्रकों पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। लखन फिर से अजीब तरह से हंसा। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में नए शब्द उभरे, हमें रोकने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो, मैं उस अवशेष के बिना वापस नहीं जाऊंगा। कपिल ने समझ लिया कि लखन को समझाना व्यर्थ है, इसलिए बातचीत खत्म हो गई। लखन ने हाथ हिलाया और घेरा मंद पड़ गया। उसने अपनी भेष बदलने वाली जादुई विद्या हटा दी और मुख्य कमरे में वापस आ गया। यहाँ के बाकी जादूगर उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। ये सुरक्षा का एक तरीका था ताकि लाल नगर मुख्यालय के जादूगर सतर्क न हों। 2 घंटे बाद आधी रात के करीब एक भारी लाल ट्रक तारा नगर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पुलिस जादूगरों ने जानबूझकर उसे जाने दिया ताकि वे दुष्ट जादूगरों को रंगे हाथों पकड़ सकें। ट्रक चलाने वाला एक साधारण इंसान था जिससे किसी को शक न हो, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे सीधे जाल में फंस रहे थे।
कप्तान आर्यन की टीम पीछे लगी हुई थी। आधी रात को लाल ट्रक नीलपंख होटल के पास पहुंचा। कप्तान आर्यन पास के एक पुराने घर में स्थिति पर नजर रखे हुए थे। उनके पास आलोक और जिमी एक टीम के रूप में थे जो स्तर 3 के जादूगरों को संभालने के लिए तैयार थे। पाम और लोट्टी उन्हें समर्थन देने के लिए मौजूद थीं। वे सब एक छत पर छिपे थे। अंधेरा होने के कारण कोई उन्हें देख नहीं सकता था। कप्तान आर्यन ने अपनी टीम को निर्देश दिया था कि जैसे ही वे स्तर 4 के जादूगर लखन को नियंत्रित करेंगे, वे बाकी लोगों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। स्माइलिंग फेस। अच्छा, बहुत अच्छा, स्तर 4 के जादूगर लखन ने उत्सुकता के साथ कहा। नीलपंख होटल की ओर तेजी से आते उस भारी लाल ट्रक को देखकर उसे लगा कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। उसने खुद आगे बढ़ने के बजाय होटल में पहले से मौजूद स्तर 2 के अपने जादूगरों को निर्देश दिए। होटल से 5 लोगों की एक टीम बाहर निकली। उन्होंने बहुत सावधानी बरती थी, मानो वे सामान्य इंसान हो, ताकि किसी को शक न हो। हालांकि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने ट्रक को दूर से ही देख लिया था और वह भयभीत होकर एक कोने में दुबक गया था। उसे डर था कि कहीं कोई बड़ी लड़ाई न शुरू हो जाए। कप्तान आर्यन ने अपनी दूरबीन और जादुई दृष्टि से उन 5 को बाहर निकलते हुए देख लिया था। उनकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन एक स्तर 4 के जादूगर के लिए उनकी जादुई आभा को भांपना मुश्किल नहीं था। कप्तान आर्यन ने तुरंत अपने संचार उपकरण पर आलोक से संपर्क किया। योजना बदल गई है, कप्तान आर्यन ने कठोर स्वर में आदेश दिया। आलोक और लोट्टी, तुरंत नीलपंख होटल की ओर बढ़ो और उन स्तर 2 के जादूगरों का सफाया करो। अगर संख्या ज्यादा लगे तो बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट जाना। उन्होंने आगे कहा, जिमी और पाम, तुम वहीं रुको और मेरे अगले निर्देश का इंतजार करो। चलो, पहले उनकी हकीकत देखते हैं। जी, कप्तान, सबने सहमति जताई। कॉल खत्म होते ही कप्तान आर्यन ने पाम का हाथ पकड़ा और अपनी गति बढ़ाने वाली जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए वे पलक झपकते ही घटनास्थल की ओर बढ़ गए। इधर ट्रक का ड्राइवर, जो एक सामान्य इंसान था, बेखबर था कि वह कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। नीलपंख होटल के पास पहुंचकर उसने ट्रक को पार्किंग की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह ट्रक से नीचे उतरा, उसका दिल धक से रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। हाँ हाँ हाँ, ड्राइवर ने मुझे निराश नहीं किया, ट्रक आ गया, स्तर 2 के जादूगरों के लीडर ने एक विभत्स हंसी के साथ कहा। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसका चेहरा डरावना और शरीर बेजान सा लगता था। उसने पलक झपकते ही एक जादुई मंत्र से लाश को ठिकाने लगा दिया। ये सब लखन दूर से देख रहा था। कप्तान आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन लखन बस कुटिल मुस्कान के साथ आसपास के माहौल को ताड़ रहा था। उसे पता था कि ट्रक की निगरानी हो रही है, इसलिए उसने धैर्य रखा और ट्रक की ओर नहीं भागा। तभी दूरी से अचानक एक स्तर 3 का जादूगर बिजली की गति से आया। आलोक अपनी असाधारण गति से उन 5 स्तर 2 के जादूगरों के पास पहुंचा और पलक झपकते ही सबको ढेर कर दिया। ये देखकर लखन को गुस्सा आ गया। उसके शरीर से वह जहरीला म्यूकस फर्श पर गिरने लगा, जिससे फर्श पिघलने लगा। उसने खुद पर काबू रखा क्योंकि वह अभी सामने आना नहीं चाहता था। उसने बाकी 4 स्तर 3 के जादूगरों को हमला करने का आदेश दिया। रिसेप्शनिस्ट, जो ये सब देख रहा था, बुरी तरह डर गया। आलोक की गति देखकर उसके पसीने छूट गए। उसे यकीन हो गया कि अब न्याय गुट के जादूगर आ चुके हैं और यहाँ बचना मुश्किल है। जैसे ही वह भागने की योजना बना रहा था, 5 और साए उसके बगल से हवा की रफ्तार से गुजरे। वह टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। वे 5 स्तर 3 के जादूगर थे जो आलोक को मारने के लिए आगे बढ़े। लोट्टी, जो अब तक छिपकर देख रही थी, ने देखा कि आलोक 5 से घिरा हुआ है। उसने अपनी जगह से हिलते हुए हवा का मंत्र पढ़ा। आलोक घबराया नहीं, वह जानता था कि कप्तान आर्यन पास ही हैं। 5 जादूगरों ने एक साथ आलोक पर मंत्रों की बौछार कर दी, आग, धुआं, मतिभ्रम और जहर। आलोक अपनी गति से लगातार उन हमलों से बच रहा था, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। धुआं उसे चक्कर लाने लगा था। तभी लोट्टी अचानक उनके पीछे प्रकट हुई।
उसने अपना जादुई मंत्र बुदबुदाया, पवन दरांती। हवा में एक तेज धार वाली विशाल अदृश्य दरांती बनी और सीधे उन पांचों की ओर बढ़ गई। कोल्ड स्वेट स्माइल। लोटी की पवन दरांती ने स्तर 3 के उन पांचों जादूगरों पर सीधा प्रहार किया। 3 जादूगर संभल नहीं पाए और लड़खड़ा कर पीछे हट गए। उपकप्तान आलोक ने इस मौके का फायदा उठाया, लोटी का हाथ पकड़ा और बिना एक पल गंवाए वहां से निकल गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मानो पलक झपकते ही कहानी बदल गई हो। बाकी 2 जादूगर स्तब्ध रह गए। जैसे ही उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, आलोक की बेजोड़ गति के सामने उनका टिकना नामुमकिन था। जैसे ही आलोक और लोटी पीछे हटे, उनके ऊपर एक भयानक दबाव हावी होने लगा। आलोक तुरंत समझ गए कि यह स्तर 4 के किसी जादूगर की ताकत है। लोटी भी कांप रही थी, दबाव इतना ज्यादा था कि उसे लगा वह टूट जाएगी। आलोक ने तुरंत कप्तान को सूचित करने की कोशिश की। तभी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। लखन सामने खड़ा था। लखन ने हंसते हुए कहा, कप्तान आर्यन, कितने समय बाद मिले। उसे याद आया कि पिछली बार कैसे उसने आर्यन को हराया था और अब वह उसे अपने सामने पाकर उत्साहित था। कप्तान आर्यन ने बिना समय गंवाए आलोक और लोटी के सामने आकर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग अभी के लिए यहां से पीछे हटो। मौका मिलते ही उन दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना। इसके बाद उन्होंने अपने धातु के दस्ताने पहन लिए ताकि वे सीधे उस लखन के संपर्क में न आएं। आलोक ने लोटी का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी गति के साथ वहां से पीछे हट गए। कुछ देर पहले पुराने घर में जिमी और पाम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें सीधे मुकाबले का अनुभव कम था। जब उन्हें पता चला कि स्तर 4 का जादूगर वहां मौजूद है तो उनकी चिंता बढ़ गई। पाम ने घबरा कर पूछा, जिमी, क्या चल रहा है? जिमी ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। उसने कहा, शुरुआत में मैंने 5 स्तर 2 के जादूगरों को महसूस किया, जिन्हें आलोक ने पलक झपकते ही खत्म कर दिया। लेकिन फिर 5 स्तर 3 के जादूगर सामने आए, जो उम्मीद से बाहर था। जिमी चुप हो गया तो पाम अपनी सीट से उठकर गलियारे में टहलने लगी। जिमी अपनी जादुई इंद्रियों से लड़ाई को महसूस कर रहा था। आलोक और लोटी की वापसी और कप्तान आर्यन के दखल को महसूस करते हुए जिमी ने पाम से चिल्लाकर कहा, सब ठीक है, कप्तान आर्यन ने मोर्चा संभाल लिया है। पाम ने राहत की सांस ली। तभी आलोक और लोटी लौट आए। जिमी और पाम तुरंत खड़े हो गए। जिमी ने पूछा, वह स्तर 4 का जादूगर कौन है? आलोक का चेहरा सख्त था। उन्होंने कहा, वह लखन है, विषखंजर का स्तर 4 का जादूगर। ये नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। पाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। लोटी, जो काफी मजबूत मानी जाती थी, वह भी गंभीर हो गई। सब जानते थे कि विषखंजर रेत पत्थर देश के सबसे खतरनाक अपराधी गुटों में से एक है। उनमें से किसी एक के सामने होना मौत को निमंत्रण देने जैसा था। जिमी ने डरते हुए पूछा, मैंने सुना है उसने किसी प्रतिबंधित अनुसंधान में सफलता पा ली है। फिर कप्तान का क्या होगा? आलोक को याद आया कि पिछली बार कप्तान आर्यन लखन से हार गए थे। उन्होंने कहा, उस समय कप्तान आर्यन हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की है। हमारे पास बैकअप टीम भी है, हिम्मत मत हारो। सब शांत हो गए। आलोक ने मन ही मन सोचा कि अच्छा है गरुड़ यहाँ नहीं है, वरना डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती। आलोक ने आगे की रणनीति सोची। लखन के अलावा 5 स्तर 3 के जादूगर भी थे। लोटी ने आह भरते हुए कहा, अगर हमारी टीम में एक और हमलावर जादूगर होता तो स्थिति बेहतर होती। सबके मन में गरुड़ की कमी खल रही थी। उन्हें पता था कि इस बार वे संख्या में कम पड़ रहे थे। स्माइलिंग फेस। लखन, इस बार तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे, कप्तान आर्यन ने पूरी ताकत के साथ दहाड़ते हुए कहा। उनके हाथों में जादुई दस्ताने थे, इसलिए उन्हें लखन के उस विभत्स जादू का सीधा सामना करने का डर नहीं था। आर्यन पलक झपकते ही गायब हो गए। उनके तेजी से आगे बढ़ने के कारण आसपास की हवा में भारी दबाव महसूस हुआ। वे तुरंत लखन के सामने पहुंचे और अपना पूरा जोर लगाकर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। लखन ने आर्यन की इन हरकतों को बिना किसी घबराहट के देखा।
वह तो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। लखन का जहरीला तरल करीब से लड़ाई में बहुत विनाशकारी साबित हो सकता था। शारीरिक बल पर आधारित जादूगर आमतौर पर लखन के खिलाफ कमजोर होते थे, लेकिन आर्यन ने इन जादुई दस्तानों के सहारे उसे चुनौती देने का फैसला किया था। लखन ने मन ही मन आर्यन के इस कदम का मजाक उड़ाया। जैसे ही आर्यन का मुक्का लखन के पेट के करीब पहुंचा, लखन के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। उसकी ग्रंथियां फट गईं और जहरीला तरल चारों ओर फैल गया। आर्यन ने सावधानी बरती थी, लेकिन वह तरल उनके जादुई दस्तानों और वर्दी पर आ गिरा। जल्द ही आर्यन को अपनी त्वचा पर एक तीव्र जलन महसूस होने लगी। उन्होंने सोचा, अगर मैं और देर तक यहाँ रुका तो ये जहर मुझे मार डालेगा। एक शक्तिशाली जादूगर के रूप में आर्यन के मुक्के की ताकत बहुत ज्यादा थी। मुक्का सीधे लखन के पेट पर जाकर लगा, जिससे वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लेकिन आर्यन का यह हमला उनके लिए उल्टा पड़ गया। जब उनका मुक्का लखन से टकराया तो उसके शरीर से और भी अधिक जहरीला तरल बाहर निकलकर आर्यन के हाथ और वर्दी पर फैल गया। गनीमत रही कि आर्यन ने अपना चेहरा बचा लिया, वरना ये जहर उन्हें हमेशा के लिए बदसूरत बना सकता था। अभी भी आर्यन को अपनी बांह पर भयंकर जलन हो रही थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान लखन पर केंद्रित था। आर्यन लखन के लड़खड़ाने का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें पता था कि कुछ ही मिनटों में बैकअप टीम यहां पहुंच जाएगी, इसलिए उन्हें बस लखन को कुछ देर और रोके रखना था। दूसरी ओर लखन ने आखिरी समय में अपना संतुलन बना लिया और गिरने से बच गया। हालांकि मुक्के की चोट से उसके अंगों में भारी कंपन हो रहा था। उसके शरीर में पहले से ही निषिद्ध प्रयोगों के कारण दर्द था, और आर्यन के इस हमले ने उसे और भी पीड़ा पहुंचाई। लखन ने आर्यन की ओर देखते हुए क्रूरता भरी हंसी के साथ कहा, यह आत्महत्या करने जैसा है। इसके बाद वह उठा और बिना कुछ बोले एक जादुई मंत्र बुदबुदाया। आर्यन ने फिर से उसे अपनी मुक्कों की मार से घेरने की कोशिश की। आर्यन जानते थे कि शारीरिक शक्ति वाले जादूगरों के पास बहुत ज्यादा मंत्र नहीं होते, लेकिन वे अपनी शारीरिक क्षमता और लड़ने की कला का बेहतरीन उपयोग करते हैं। इस बार लखन ने एक साइलेंट स्पेल का इस्तेमाल किया। उसने अपनी हथेलियों से जहरीली हरी हवा छोड़ी। देखते ही देखते जहरीला कोहरा पूरे इलाके में फैल गया। यह मंत्र इतनी चुपचाप और चालाकी से फेंका गया था कि आर्यन संभल नहीं पाए। धत तेरे की, आर्यन बुदबुदाए। अब वे दोनों जहरीले कोहरे में घिरे थे। आर्यन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर वे वहां और रुकते तो जहर अंदर जाने से उनकी मौत तय थी। वे नासमझ नहीं थे कि ऐसी स्थिति में जानलेवा लड़ाई लड़ें। उनकी टीम बाहर इंतजार कर रही थी और बैकअप टीम आने वाली थी। आर्यन ने एक लंबी छलांग लगाई और कुछ ही सेकंड में सैकड़ों मीटर दूर जा गिरे। लखन ने उन्हें भागते हुए देखा और उपहास करते हुए कहा, कायर। लेकिन लखन उन्हें आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसने सोचा, स्तर 4 के इस शक्तिशाली जादूगर की लाश शोध के लिए बेहतरीन सामग्री होगी। वह गायब हुआ और आर्यन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। आर्यन समझ गए थे कि लखन उसे जहरीले कोहरे में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन यहाँ वहाँ कूदते रहे ताकि जहर उनके सीधे संपर्क में न आए। लखन ने उनकी स्थिति को भांप लिया था। आर्यन के शरीर पर पहले ही जहर का असर होने लगा था। अगर वे जल्द ही जहर को साफ करने का कोई तरीका नहीं निकालते तो उनका बचना मुश्किल था। पुराने घर में आलोक ने जिमी से पूछा, क्या हो रहा है? वे सब अभी भी उसी घर में थे। जब उन्होंने बिल्डिंग के पास जहरीला कोहरा देखा तो वे समझ गए कि यह लखन के साथ आर्यन की लड़ाई का नतीजा है। आसपास जहरीला कोहरा फैला हुआ था, इसलिए आलोक ने अभी आगे न बढ़ने का फैसला किया। जिमी ने अपनी सूंघने की शक्ति से युद्ध को महसूस किया। शुरुआत में सब आसान था, लेकिन जब लखन ने जहरीली हवा छोड़ी तो जिमी ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि उसे सूंघना जानलेवा हो सकता था। आलोक ने पूछा, अभी स्थिति क्या है? जिमी ने चिंता के साथ सिर हिलाया, वह दुष्ट जादूगर बहुत शक्तिशाली है। कप्तान आर्यन ने हमला तो किया, लेकिन लखन ने जहरीली हवा छोड़ दी है। अब कप्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सबका चेहरा गंभीर हो गया। जो डर था वही हुआ।
पाम ने घबरा कर पूछा, आलोक, बैकअप टीम कब आएगी? आलोक ने एक गहरी सांस ली। उन्हें बैकअप टीम से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उन्होंने फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आलोक ने समझ लिया कि समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। उन्होंने टीम की ओर रुख किया और कहा, चलो, अब इंतजार करना बेकार है। हमें ट्रक को घेरना होगा, यही हमारे मिशन का मुख्य लक्ष्य है। सब ने सिर हिलाया। कोल्ड स्वेट स्माइल। गरुड़ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कमरे की छत को निहारते हुए उसने राहत की एक गहरी सांस ली। अपने कमरे में लौटे उसे 2 घंटे बीत चुके थे। थकान के कारण वह सो गया था, लेकिन अभी उसका उठने का कोई इरादा नहीं था। कल के उस बूढ़े दुष्ट जादूगर ने उसे वास्तव में डरा दिया था। जतिन मेहरा के भरोसे ने उसे थोड़ी हिम्मत दी थी। हालांकि उन्होंने दुष्ट जादूगरों के बारे में सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन गरुड़ को यकीन था कि स्वर्ण नदी अकादमी के लोग इसे जरूर नोटिस करेंगे। अगर कप्तान आर्यन विषखंजर संगठन को रोकने में कामयाब नहीं भी होते, तो भी अकादमी के जादूगरों से बच पाना उनके लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा जतिन मेहरा ने स्कूल की उसकी परेशानी को सुझाने का वादा भी किया था। गरुड़ को कल हेडमास्टर का चेहरा देखने का बेसब्री से इंतजार था। ये सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यदि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार रहा, तो कुछ ही दिनों में वह और उसका मित्र आर्यन क्लास A1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद संसाधनों की आधी चिंता खत्म हो जाएगी। संसाधनों की बात करें तो उसने उस बूढ़े दुष्ट जादूगर के पास से एक स्टोरेज ब्रेसलेट हासिल किया था। वह कांसे के रंग का था और उस पर बारीक नक्काशी की गई थी। गरुड़ ने अपनी मानसिक शक्ति से उसे जांचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा ब्रेसलेट के करीब पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी शक्ति वापस खींच ली। उस पर जादुई सुरक्षा घेरा रूनिक रिस्ट्रिक्शन लगा था, जिसे बिना समझे खोलना खतरनाक था। उसे कप्तान आर्यन के मिशन के पूरा होने का इंतजार करना चाहिए था। तब तक उसे खुद भी इन जादुई बाधाओं को तोड़ना सीखना होगा। अभी के लिए वह किसी से मदद नहीं मांग सकता था। उसने अपने पिता भरत से भी झूठ बोला था। उसे डर था कि अगर उन्हें कल की घटना का सच पता चला तो क्या होगा। उसने सिर हिलाकर उन बेकार के विचारों को मन से निकाल दिया। अगली सुबह गरुड़ जल्दी उठा। कल की निराशाजनक थकान के बाद उसे आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। नहाने के बाद जब वह तैयार होने लगा, तो उसे कप्तान आर्यन के मिशन की चिंता हुई। कल रात कप्तान का कोई कॉल नहीं आया था। इसका मतलब था कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने तय किया कि घर से निकलते ही वह कप्तान को कॉल करेगा। तैयार होकर वह नीचे नाश्ते के लिए आया। उसने देखा कि माँ लीला डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सजा रही थीं। उन्हें देखते ही वह मुस्कुराया। लीला ने गरुड़ को देखकर हैरानी और खुशी के साथ कहा, मैंने सुना कल तुम खबर में थे। तुमने उस बूढ़े आदमी को बचाकर बहुत अच्छा किया। अस्पताल में उन्होंने खबर देखी थी, और जब पिता भरत ने पुष्टि की तो उन्हें यकीन हुआ कि वह उनका बेटा है। एक हील जादूगर होने के नाते उन्हें गर्व था कि उनका बेटा जरूरतमंदों की मदद करता है। माँ की तारीफ सुनकर गरुड़ ने मन ही मन एक फीकी मुस्कान दी। अगर उन्हें सच पता होता, तो न जाने उनकी प्रतिक्रिया क्या होती। वह बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसका बड़ा भाई आर्यन भी नाश्ते के लिए वहां आ गया। उसने गरुड़ को देखते ही कल की घटना के बारे में सोचा। वह कल गरुड़ की हालिया गतिविधियों के बारे में नहीं पूछ पाया था, इसलिए उसने आज बात शुरू करने की सोची। आर्यन ने गरुड़ के ठीक सामने बैठकर माँ से बात की। लीला ने उसे देखकर पूछा, आर्यन, तुम्हारे पिता ने कहा था कि तुम कुछ चर्चा करना चाहते हो, क्या बात है? गरुड़ को लगा कि शायद भाई फिर से कोई ड्रामा करने वाला है। आर्यन ने रुकते हुए कहा, मैं बस गरुड़ की जादुई प्रगति के बारे में पूछना चाहता था। ये सुनकर गरुड़ के मुंह से नाश्ते का निवाला बाहर आते आते बचा। उसे अपने भाई पर हंसी आ रही थी। उसे लगता था कि गरुड़ केवल किताबों में डूबा रहने वाला एक साधारण लड़का है। भाई को उसकी हालिया तरक्की का अंदाजा ही नहीं था। माँ लीला ने सख्ती से पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ हफ्तों से परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गरुड़ की जागृति के बाद से उनका घर एक पूर्ण जादूगर परिवार बन गया था।
गरुड़ ने आर्यन की ओर देखा, जो कल्पतरु जिम जाने को लेकर इतना उत्सुक था। गरुड़ को समझ नहीं आया कि भाई को उसके जिम जाने और प्रगति से इतनी क्या समस्या है। लीला ने भी महसूस किया कि आर्यन कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है, और उसने फिर से अपने बड़े बेटे की ओर देखा। स्माइलिंग फेस। गरुड़ के घर पर सुबह का नाश्ता चल रहा था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या कहे। उसने बस यूं ही बातचीत शुरू की थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कड़ा जवाब दे दिया था। माँ लीला ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। किसी भी जादूगर के लिए अपनी जागृति के बाद इतनी जल्दी तरक्की कर पाना नामुमकिन है। और तुम्हें हमारी पारिवारिक स्थिति भी याद होनी चाहिए। इतना कहकर माँ वहां से चली गईं। वे जानती थीं कि आर्यन अब इतना बड़ा हो गया है कि कुछ बातें समझ सके। उन्होंने और अधिक बहस करना उचित नहीं समझा, खासकर रात की शिफ्ट के बाद, जब उन्हें आराम की जरूरत थी। डाइनिंग टेबल पर माहौल थोड़ा शांत हो गया। दोनों की प्रतिक्रियाएं देखकर गरुड़ मन ही मन हंस दिया। उसे माँ से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। उसे लगा कि उसके भाई के सवाल बिना वजह के थे। गरुड़ ने अपना सिर हिलाया और आर्यन के चेहरे के भाव देखे। फिर उसे याद आया कि उसके पास पहले से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। स्कूल और पार्ट टाइम काम के बीच अभी दूसरों के मामलों में दखल देना बुद्धिमानी नहीं थी। दूसरी ओर आर्यन का चेहरा उतर गया था। काफी समय बाद उसे अपनी माँ से इतनी स्पष्ट फटकार मिली थी। आर्यन ने देखा कि गरुड़ अभी भी ठीक उसके सामने बैठा था। उसने गरुड़ की ओर एक नज़र डाली, लेकिन गरुड़ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता तो रखा था, लेकिन उसकी भूख मर चुकी थी। वह वहां और नहीं बैठ सकता था, इसलिए वह उठकर सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। गरुड़ ने उसे जाते देख हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है मेरे भाई ने आज गलत दांव खेल दिया। उसने कुछ ही मिनटों में अपना नाश्ता खत्म किया और मन ही मन सोचा, अब स्कूल में एक बड़ा नाटक देखने का समय है, जो इस घरेलू नाटक से कहीं ज्यादा दिलचस्प होगा। कुछ ही मिनटों बाद गरुड़ तारा द्वार हाई स्कूल के गेट पर खड़ा था। आज उसे स्कूल का बोर्ड कुछ अलग और बेहतर लग रहा था। साथ ही आज एक नई चीज थी। आसपास के लोग उसे घूर रहे थे, जिसका कारण कल की खबरें थीं। उसने अपना सिर हिलाया और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। चलते हुए उसने सोचा कि आज उसका दोस्त लखन लुकस ब्रैड गेट पर नहीं दिख रहा है। पेड़ के पास पहुंचकर उसने लखन को संचार घड़ी से फोन किया। लखन ने फोन उठाते ही कहा, अरे गरुड़, घबराओ मत, मैं रास्ते में हूं। आज सुबह नींद थोड़ी देर से खुली। गरुड़ ने राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लखन की उत्साह भरी आवाज सुनकर गरुड़ को लगा कि उसे मारुति फूड चेन से हरी झंडी मिल गई है। उसने अपने स्कूल की ए ब्लॉक बिल्डिंग की ओर देखते हुए कहा, अलविदा क्लास A2। आज से वे क्लास A1 में जाने वाले थे। आने वाला रास्ता कठिन था, क्योंकि A1 में वे दोनों औसत माने जाएंगे। उसे याद आया कि कैसे A1 के शक्तिशाली जादूगरों ने अपने अलग गुट बना रखे थे। उसने गहरी सांस ली और लखन का इंतजार करने लगा। कुछ ही मिनटों में लखन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने जोर से आवाज दी, गरुड़, गरुड़। गरुड़ ने उसे धीरे बोलने का इशारा किया। लखन ने पास आकर हाँफते हुए कहा, गरुड़, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। क्या है? गरुड़ ने पूछा। लखन मुस्कुराते हुए बोला, मारुति फूड चेन ने हमारी समस्या सुलझाने का भरोसा दिलाया है। उसने खुशी में गरुड़ को हाई फाइव दिया। गरुड़ ने राहत की सांस ली। अब उसे किसी बड़ी ताकत से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, चलो मिस रिवर के केबिन में जाकर उन्हें ये खुशखबरी सुनाते हैं। वे दोनों स्टाफ बिल्डिंग की ओर बढ़ गए। ... उधर प्रिंसिपल कुलदीप ने अपने केबिन में कदम रखा। वह सामान्य दिन की तरह काम करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनका जीवन बदलने वाला था। जैसे ही वे अपनी मेज पर बैठकर रिपोर्ट देख रहे थे, उनकी घड़ी की जादुई संचार प्रणाली चमक उठी। कुलदीप ने हैरान होकर कहा, इतनी सुबह कौन कॉल कर रहा है? उन्होंने कॉल स्वीकार किया। जादुई घेरा बैंगनी रंग में चमक उठा और एक छोटे से मोटे व्यक्ति की छाया दिखाई दी। कुलदीप उसे तुरंत पहचान गए।
ये तारा द्वार हाई स्कूल के चेयरमैन बैनर्जी थे। कुलदीप के मन में घबराहट हुई, चेयरमैन इस समय क्यों कॉल कर रहे हैं? चेयरमैन बैनर्जी ने गुस्से में कहा, कुलदीप, लगता है तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। उनकी आवाज में साफ गुस्सा था। प्रिंसिपल कुलदीप डर के मारे पीले पड़ गए। वे चेयरमैन के साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन आज वे इतने गुस्से में क्यों थे, कुलदीप को समझ नहीं आ रहा था। चेयरमैन बैनर्जी ने कल रात बिल्कुल नींद नहीं ली थी। स्वर्ण नदी अकादमी और मारुति फूड चेन जैसी विशाल ताकतों के फोन ने उन्हें डरा कर रख दिया था। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उन ताकतों ने उन्हें कारण तक नहीं बताया था। बाद में छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि सब कुछ उस नालायक कुलदीप के कारण हुआ था। चेयरमैन बैनर्जी ने अपना गुस्सा काबू में करते हुए पूछा, मैंने सुना है तुमने 2 मध्यम दर्जे के छात्रों को क्लास A1 के बजाय क्लास A2 में डाल दिया है। तुमने बोर्ड को रिपोर्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों? कुलदीप का गला सूख गया। वे तुरंत समझ गए कि बात गरुड़ और लखन की हो रही थी। उनके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। उनके दिमाग में एक साथ कई विचार चलने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। कोल्ड स्वेट स्माइल। प्रिंसिपल कुलदीप को अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि किसी ने उनकी शिकायत ऊपर तक कर दी है। उन्होंने चेयरमैन बैनर्जी की कॉल उठाई और घबराते हुए सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि क्लास A1 पहले से ही भरी हुई थी, इसलिए गरुड़ और लखन को A2 में डाला गया था, लेकिन 2 महीने बाद जगह खाली होते ही वे उन्हें शिफ्ट कर देते। चेयरमैन बैनर्जी सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कुलदीप, ये स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम बर्खास्त हो। कुलदीप अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने चेयरमैन से विनती करने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने साफ कर दिया कि स्वर्ण नदी अकादमी और मारुति फूड चेन के प्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क किया था। वे दोनों ताकतवर संस्थाएं नाराज थीं कि उनके पसंदीदा छात्रों को A1 में नहीं रखा गया। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे पूरे स्कूल का अस्तित्व ही मिटा देंगे। कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही कॉल कटी, उन्हें एक और खौफनाक बात याद आई। उन्होंने गरुड़ को खत्म करने के लिए विषखंजर के गुर्गों को सुपारी दी थी। अगर अब गरुड़ को कुछ हुआ तो स्वर्ण नदी अकादमी उन्हें नहीं छोड़ेगी। वे तुरंत अपना जरूरी सामान समेटकर वहां से भाग निकले। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे गरुड़ को मारने का अपना आदेश कैसे वापस लें। अगर वे गरुड़ को मरवाते हैं तो बड़ी ताकतों के हत्थे चढ़ेंगे, और अगर वह जिंदा रहता है तो भी उनकी मुसीबत कम नहीं होगी। डर के मारे उनका दिमाग सुन्न हो गया था और उन्होंने वहां से दूर किसी अनजान जगह भागने का फैसला किया। दूसरी तरफ गरुड़ और लखन स्टाफ बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी, लेकिन मिस नदिया का केबिन बंद था। वे वहां कुछ देर रुके, लेकिन उनके पास इंतजार करने का समय नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे दोपहर में फिर से आएंगे और तब तक क्लास की ओर निकल पड़े। क्लास में पहुंचते ही उन्होंने शिक्षक फिरोज को पढ़ाते हुए देखा। वे रूनिक विषय पढ़ा रहे थे। गरुड़ और लखन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए। रूनिक विद्या जादूगरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गरुड़ शांत होकर शिक्षक की बातें सुनने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि कैसे वह भविष्य में अपनी जादुई शक्तियों के साथ रूनिक विद्या को जोड़कर कुछ नया कर सकता है। वह इस विद्या में महारत हासिल करना चाहता था ताकि वह अपनी क्षमताओं को और अधिक बढ़ा सके। स्माइलिंग फेस। तारा द्वार हाई स्कूल की क्लास A2 में रूनिक जादुई प्रतीक का लेक्चर चल रहा था। शिक्षक फिरोज विभिन्न प्रकार के जादुई प्रतीकों के बारे में विस्तार से समझा रहे थे। उन्होंने सरल वृद्धि वाले प्रतीकों से लेकर आक्रामक और रक्षात्मक प्रतीकों तक के बारे में बताया। केवल वे जादूगर जो रूनिक विद्या में निपुण थे इन जटिल प्रतीकों का उपयोग कर सकते थे। फिरोज सर ने छोटे और मध्यम स्तर के प्रतीकों को बहुत गहराई से समझाया। होलोग्राफिक स्क्रीन पर जादुई प्रतीकों की डिजाइन तैर रही थी। बैंगनी, हरे और काले रंग के प्रतीक स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तभी एक छात्र ने हाथ उठाया और पूछा, शिक्षक, क्या उन्नत प्रतीकों से भी ऊपर कोई स्तर होता है? शिक्षक फिरोज मुस्कुराए। उन्होंने बताया,
हाँ, उन्नत स्तर के प्रतीकों के बाद एक और स्तर होता है, लेकिन वह बहुत गहरा है। उस स्तर पर पहुंचने के लिए एक जादूगर को कानूनों यानी प्रकृति के नियमों से संपर्क करना पड़ता है। कानून। पूरी कक्षा आश्चर्य से भर गई। शिक्षक फिरोज ने छात्रों की प्रतिक्रिया देखते हुए कहा, इसे सरल शब्दों में समझें तो उन कानूनों को छूने के लिए आपको लेवल 10 का सुप्रीम जादूगर बनना होगा। कक्षा में सन्नाटा छा गया। गरुड़ ने भी अपनी पिछली सीट पर बैठे बैठे यही सोचा, लेवल 10। यहाँ तो लोग लेवल 1 पर ही अटके रहते हैं। उसने आसपास के छात्रों को देखा, सबके चेहरे पर डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसे पता था कि लेवल 6 से ऊपर के जादूगरों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती। शायद स्वर्ण नदी अकादमी में जाने के बाद उसे इसके बारे में कुछ पता चले। गरुड़ ने चुपचाप अपने मन में सिस्टम को सक्रिय किया। होस्ट का नाम गरुड़। जादुई शक्ति गुरुत्वाकर्षण। जादूगर स्तर लेवल 1 लिमिटर। जादुई क्षमता मध्य निम्न अपग्रेड संभव। रंग हल्का हरा। सिस्टम पैनल उसके सामने था। उसने अपनी स्थिति देखी। हाल ही में एक दुर्लभ फूल के सेवन से उसकी बुद्धिमत्ता में 1 अंक का सुधार हुआ था, जिससे वह अब 13 हो गई थी। वह अपनी मध्य निम्न क्षमता को देखकर संतुष्ट नहीं था। उसे पता था कि उसे जल्द से जल्द लेवल 2 तक पहुंचना होगा और उस बूढ़े जादूगर के स्टोरेज ब्रेसलेट को खोलने का तरीका ढूंढना होगा। वह इस काम के लिए केवल मिस नदियां पर निर्भर नहीं रह सकता था। रूनिक क्लास खत्म हुई और शिक्षक फिरोज वहां से चले गए, लेकिन पूरे स्कूल को यह नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली थी। शिक्षक फिरोज के जाते ही स्कूल प्रबंधन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। स्टाफ केबिन में मौजूद शिक्षक हैरान थे। मिस्टर वालेस, जो अपनी अगली क्लास की तैयारी कर रहे थे, सोचने लगे कि आखिर अचानक बैठक क्यों बुलाई गई है। प्रबंधन और शिक्षकों के बीच अक्सर तालमेल की कमी रहती थी, इसलिए ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैनेजमेंट बिल्डिंग, जो स्टाफ केबिन के ठीक सामने थी, में अब शिक्षकों की भीड़ उमड़ रही थी। क्लास ए, बी, सी और डी के सभी शिक्षक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस बैठक का आयोजन खुद चेयरमैन बैनर्जी ने किया था। प्रिंसिपल कुलदीप को हटाए जाने की खबर के बाद ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। पूरे मीटिंग हॉल में शिक्षक बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि चेयरमैन बैनर्जी आने वाले थे। उधर क्लासरूम में गरुड़ और लखन को अभी भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने प्रिंसिपल कुलदीप के बर्खास्त होने की खबर नहीं सुनी थी। गरुड़ को लगा कि मिस नदियां के पास कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वे क्लास में चले गए। टीचर फिरोज ने क्लास में प्रवेश किया। ये रूनिक की क्लास है, लखन ने गरुड़ के पास फुसफुसाते हुए कहा। गरुड़ ने सिर हिलाया। उसे रूनिक विद्या में बहुत रुचि थी। उसने सोचा कि यदि वह इस विद्या में महारत हासिल कर ले, तो वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को इन उन्नत प्रतीकों के साथ जोड़कर एक नई विनाशकारी तकनीक विकसित कर सकता है। इसी सोच के साथ वह पूरी तरह से लेक्चर पर ध्यान केंद्रित करने लगा। स्माइलिंग फेस। तारा द्वार हाई स्कूल के मीटिंग हॉल में सन्नाटा था। रूनिक कम्युनिकेशन डिस्क चालू होते ही हवा में चेयरमैन बैनर्जी का होलोग्राम उभर आया। उन्हें देखते ही मीटिंग हॉल में बैठे सभी शिक्षक अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और एक स्वर में अभिवादन किया। चेयरमैन बैनर्जी ने सबको निहारते हुए गंभीर स्वर में पूछा कि क्या सभी उपस्थित हैं। तभी हॉल का दरवाजा खुला और मिस नदियां हड़बड़ाहट में अंदर आईं। उन्होंने नीले रंग का जादूगर चोगा और टोपी पहनी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वे बाहर की किसी यात्रा से सीधे यहाँ पहुंची हैं। उन्हें देखकर सबने राहत की सांस ली। मिस नदियां ने चेयरमैन का अभिवादन किया और मिस्टर वशिष्ठ के बगल में आकर बैठ गईं। चेयरमैन बैनर्जी ने मीटिंग की शुरुआत की। उन्होंने सबके चेहरे पर नज़र दौड़ाए और सीधे मुद्दे पर बात की। मैं जानता हूं कि आप सभी सोच रहे होंगे कि यह आपातकालीन मीटिंग क्यों बुलाई गई है। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप को आज से बर्खास्त कर दिया गया है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शिक्षक एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि आखिर कुलदीप के साथ ऐसा क्या हुआ। मिस नदियां भी स्तब्ध थीं।
उन्हें याद आया कि गरुड़ ने उनसे वादा किया था कि वह इस समस्या को सुलझा लेगा। उन्हें अब यकीन हो गया कि गरुड़ वाकई अपनी बात का पक्का है और उसने चेयरमैन को यहाँ तक पहुँचा दिया है। मिस्टर वशिष्ठ, जो एक क्लास के शिक्षक थे, के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने देखा था कि कैसे कुलदीप ने सालों से अपनी कुर्सी पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। उन्हें लगा कि कुलदीप ने किसी ऐसी ताकत से पंगा ले लिया जिसे वे संभाल नहीं पाए। चेयरमैन बनर्जी ने बीच में खांसते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा, मैं आपको उनके बर्खास्त होने का सही कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी प्रिंसिपल का पद खाली है। 1 हफ्ते के भीतर बोर्ड के सदस्यों से चर्चा करके हम किसी योग्य व्यक्ति को चुन लेंगे। तब तक मुझे आप सभी के सहयोग की उम्मीद है। सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। चेयरमैन बनर्जी ने गहरी सांस ली और फिर उस मुख्य विषय पर आए जिसके लिए उन्होंने यह मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने A2 क्लास के 2 प्रतिभाशाली छात्रों के बारे में बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने सबके सामने सवाल किया, A1 क्लास के जादूगर छात्रों का क्लास टीचर कौन है? सभी की निगाहें मिस्टर वशिष्ठ पर टिक गईं। वशिष्ठ तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए और खुद को पेश किया। चेयरमैन बनर्जी ने उनके रिकॉर्ड की जांच की और संतुष्ट हुए कि यह व्यक्ति उन 2 विशाल शक्तियों को नाराज करने वाली गलती नहीं करेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर वशिष्ठ, आज से आपकी क्लास में 2 नए छात्र शामिल हो रहे हैं, गरुड़ और लखन। आप उनका अच्छे से ख्याल रखें। चेयरमैन ने ख्याल रखने पर बहुत जोर दिया, जिसका मतलब सब समझ गए थे। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान थे क्योंकि गरुड़ और लखन का नाम किसी के लिए अनजान नहीं था। एक अपनी दुर्लभ शक्तियों के लिए जाना जाता था और दूसरा अपनी अजीबोगरीब जादुई क्षमता के लिए। मिस नदिया के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। उन्हें खुशी थी कि उनके छात्रों की किस्मत बदल गई, हालांकि उन्हें थोड़ा दुख भी था कि गरुड़ अब उनकी क्लास का हिस्सा नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर B6 क्लास के शिक्षक मिस्टर धीरज बेहद खुश थे, क्योंकि गरुड़ पहले उनके छात्र रह चुके थे और अब वे A1 में पदोन्नत हो रहे थे। मिस्टर वशिष्ठ अभी भी थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने पहले भी उन दोनों को अपनी क्लास में लेने की कोशिश की थी, लेकिन कुलदीप ने उसे नाकाम कर दिया था। अब सीधे चेयरमैन के आदेश पर उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने गर्व के साथ जवाब दिया, चिंता न करें चेयरमैन सर, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से शिक्षित करूंगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि आने वाले दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। उनकी क्लास में पहले से ही ललित जैसे कुछ शरारती छात्र थे और अब इन नए छात्रों के आने से माहौल और भी दिलचस्प हो जाएगा। कोल्ड स्वेट स्माइल। मीटिंग हॉल में चेयरमैन बनर्जी का होलोग्राम गायब होते ही शिक्षक धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। हॉल में केवल मिस्टर वशिष्ठ और मिस नदिया ही रह गए थे। वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए मिस नदिया की ओर देखा और कहा कि वे उन दोनों छात्रों, गरुड़ और लखन को सूचित कर दें कि लंच के बाद उन्हें क्लास A1 में जाना है। मिस नदिया थोड़ा उदास थीं, लेकिन वे जानती थीं कि यह उन दोनों के बेहतर भविष्य के लिए है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और केबिन से बाहर निकल गईं। 15 मिनट बाद क्लास A2 में रसायन विज्ञान की क्लास खत्म हुई। तभी मिस नदियाँ क्लास में दाखिल हुईं। उन्हें देखते ही पूरी क्लास हैरान रह गई। गरुड़ को लगा कि यह सही मौका है, क्योंकि उसके पास उस बूढ़े जादूगर के स्टोरेज ब्रेसलेट के बारे में बात करने का समय था। उसने लखन की ओर देखा और फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या वे अभी बात करें या बाद में। गरुड़ ने तय किया कि क्लास के बाद ही बात करना सही रहेगा। मिस नदिया ने छात्रों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन क्लास खत्म होते ही उन्होंने गरुड़ और लखन का नाम पुकारा। जैसे ही उन्होंने कहा कि आज से वे दोनों क्लास A1 के छात्र हैं, पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया। पवन और तन्मय, जो गरुड़ के पुराने सहपाठी थे, ये खबर सुनकर हैरान रह गए। हालांकि पवन को अब थोड़ी राहत महसूस हो रही थी क्योंकि गरुड़ के साथ उसके पुराने झगड़े खत्म हो चुके थे। गरुड़ को ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। उसने और लखन ने फैसला किया कि लंच के बाद वे मिस नदिया से केबिन में जाकर बात करेंगे। लंच ब्रेक होते ही वे स्टाफ बिल्डिंग की ओर निकल पड़े। मिस नदिया के केबिन में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला है और वे उनका इंतजार कर रही थीं। गरुड़ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा कि क्या ये बदलाव आज से ही लागू है।
मिस नदिया ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह चेयरमैन का आदेश है और कोई भी इसके खिलाफ सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने आगे कहा कि आज के बदलाव के पीछे की वजह बहुत बड़ी है और उन्हें एक अच्छी खबर भी देनी है। गरुड़ ने पूछा कि क्या प्रिंसिपल कुलदीप ने कोई आपत्ति जताई। ये सुनकर मिस नदिया ने जो बताया उसने दोनों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, कुलदीप के बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें चेयरमैन ने आधिकारिक तौर पर नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर गरुड़ और लखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में इतनी बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। गरुड़ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे मुसीबत में डाला था, उसे अब उसके किए की सजा मिल चुकी थी। उन्होंने शिकार यात्रा के बारे में भी पूछा, लेकिन मिस नदिया ने बताया कि यह अब नए प्रिंसिपल का निर्णय होगा, जिनकी नियुक्ति 1 हफ्ते के भीतर की जाएगी। गरुड़ को अब लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और आने वाला समय उनके लिए और भी अच्छा होने वाला है। कोल्ड स्वेट स्माइल।